हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का विद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर के चौथे लेक्चर में। मैं आशा करता हूँ आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो हमने पिछले 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। आपने उन लेक्चर्स को पढ़ा होगा, नोट्स भी बनाए होंगे। तो आज हम चौथे लेक्चर की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ा था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखी थी, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में पढ़ा था और लास्ट में हमने विद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़ा था। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी लास्ट में पढ़ा था। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से संबंधित हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं जो 2017 और 21 में आ चुका है, तो आगे भी आने की संभावना है। तो पहले हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। ठीक, एक माइक्रो कूलाम आवेश के दो विपरीत आवेश 2.0 mm दूरी पर रखे हैं। इस विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो देखिए, पहले हम विद्युत द्विध्रुव का डायग्राम बना लेते हैं कि वो कैसे, उसके बाद हम आगे सॉल्व करते हैं। ठीक, द्विध्रुव हमारा कुछ ऐसा होता है, इस तरफ माइनस क्यू होता है, इस तरफ प्लस क्यू। इनके बीच की दूरी कितनी होती है? 2l। ठीक, तो इसमें दूरी कितना दिया हुआ है? पहले आवेश कितना दिया हुआ है? आवेश की वैल्यू दी है 1 माइक्रो कूलाम। इसको हम कूलाम में चेंज कर लेंगे। 1 माइक्रो कूलाम को कूलाम में चेंज करने के लिए हम उसमें 10 गुणे 10 की घाते -6 से गुणा करेंगे। ठीक, 10⁻⁻6 कूलाम। ठीक, क्यू की वैल्यू हमारी इतनी है और दूरी यानी 2l, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? 2.0 mm। ठीक, अब जो क्वेश्चन में दिया था वो हमने लिख लिया है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पूछ क्या है? द्विध्रुव आघूर्ण यानी P की वैल्यू ज्ञात करनी है। द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से डिनोट करते हैं। ठीक, तो फार्मूला क्या होता है P का? P = Q × 2l। ठीक, इसको ये mm में है, इसको हम मीटर में बदल लेते हैं। मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? इसमें 10⁻³ से गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। ठीक, 10⁻³ अभी हमारा मीटर में चेंज हो गया। ठीक, तो इसको हम इधर सॉल्व कर लेते हैं। P = Q × 2l। Q की वैल्यू क्या है? 10⁻⁻6। 10⁻⁻6 × 2l की वैल्यू क्या है? 2 गुणे 10 की घात -3। देखो, इस वाले क्वेश्चन में अधिकतर बच्चे कहाँ कंफ्यूज होते हैं? 2l, ये जहाँ पे 2l है, अगर उन्हें दूरी दी होती है तो 2 भी रखते हैं और l का, उसके बाद l की वैल्यू पुट करते हैं, जबकि ये पूरा 2l का मान है। ठीक, 2l की वैल्यू दी रहती है। ठीक, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये हम इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 गुणे 10⁻⁻6 है, ये 10⁻⁻3 है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, 10⁻⁻9 हो जाएंगे। ये हमारा हो गया विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम मीटर। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिए, आपको समझ में आया होगा क्योंकि एकदम इजी क्वेश्चन है। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, हेडिंग हम डालते हैं
विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, देखो विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये जो अभी हमने पढ़ा था विद्युत द्विध्रुव एक सिस्टम था जिसमें दो आवेश अल्प दूरी 2l पर एक दूसरे से स्थित होते थे, एक माइनस क्यू होता था एक प्लस क्यू। अब पूछ रहा है अगर वो मान लो यहाँ पे रखा है तो उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा उसको हम कैलकुलेट करेंगे। ये दो प्रकार का होता है। ठीक, एक होता है अक्षीय स्थिति में, एक होता है अक्षीय स्थिति में। अक्षीय स्थिति में इसका क्या मतलब है भैया? अक्षीय स्थिति मतलब मान लो यहाँ पे हमने ऐसे रखा है विद्युत द्विध्रुव को, तो इसके अक्ष में जो विद्युत क्षेत्र होगा उसको हम इसमें ज्ञात करेंगे। ठीक, और दूसरा क्या है निरक्षीय स्थिति में। निरक्षीय स्थिति क्या है भैया? निरक्षीय स्थिति मान लो यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी विद्युत द्विध्रुव, इसके निरक्ष में मतलब इसके अक्ष में नहीं, इसके ऊपर या इसके नीचे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको हम जब निकालेंगे तो बोलेंगे निरक्षीय स्थिति में। ठीक, तो हम पहली रीडिंग डालते हैं निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमारा टॉपिक क्या है? अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी हमने देखा ना कि विद्युत द्विध्रुव के कारण दो स्थितियों में हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। पहली स्थिति क्या है भैया? पहली स्थिति है अक्षीय स्थिति, दूसरी स्थिति निरक्षीय स्थिति। तो पहले हम अक्षीय स्थिति में देख लेते हैं। इसका जो व्यंजक निकालने का आता है जिसको बोलते हैं हम डेरिवेशन, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, इस बार भी पूछा जा सकता है, और ये जब भी आता है 5 नंबर का आता है। तो अगर आप इसको ध्यान से समझ लेंगे, 2-4 बार अपने से कर लेंगे तो एग्जाम में आया तो आपका 5 नंबर का काम बन गया आराम। ठीक, तो चलिए इसको करते हैं। पहले हम द्विध्रुव बनाते हैं ना, मान लो ये हो गया हमारा द्विध्रुव। ठीक, इसकी यहाँ पे माइनस क्यू हो गया, यहाँ पे प्लस क्यू हो गया। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई? 2l। इतना तो हम पहले से ही जानते हैं। मान लो ये इसका मिड पॉइंट हो गया ना, अगर ये मिड पॉइंट हो गया मतलब मध्य बिंदु, तो इधर l होगा दूरी, इधर l होगा। इसको भी हम लिख देते हैं क्योंकि व्यंजक निकालने में इसकी जरूरत हमें पड़ेगी, यहाँ से यहाँ तक। ठीक, अब मान लो अक्षीय स्थिति में बोला ना, मान लो इससे हम यहाँ पे मान लो हमारा एक बिंदु है, O बिंदु है, मान लो O बिंदु पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक, और यहाँ से लेके O के बीच की दूरी कितनी है? R है। ठीक, यहाँ से लेके O के बीच की दूरी R है। तो अब हम व्यंजक कैसे निकालेंगे स्टेप वाइज देखते हैं ना। ये हमारा गया माइनस क्यू। ठीक, माइनस क्यू के कारण हम देखेंगे विद्युत क्षेत्र यहाँ O पॉइंट पे क्या है। तो हमारा पहला हम लिखेंगे माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र माइनस क्यू के कारण मतलब सॉरी विद्युत क्षेत्र O बिंदु पर, इसको हम बाद में लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो विद्युत क्षेत्र का फार्मूला हमने क्या पढ़ा था? इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²।
जब हम विद्युत क्षेत्र पढ़ रहे थे तब हमने ये फार्मूला पढ़ा था। ठीक, तो अभी हम इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे। फार्मूले में क्या क्या हो सकता है, ये तो कांस्टेंट है क्यू की वैल्यू यहाँ पे क्यू है ही, आर मतलब दूरी हमें देखनी है। अगर हम ये इस वाले आवेश से इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं तो पहले हमें इसके और इसके बीच की दूरी पता होनी चाहिए। ठीक, इसके और इसके बीच की दूरी क्या है, इतनी दूरी L है और इतनी दूरी R है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, R प्लस L। ठीक, Q से O के बीच की दूरी माइनस Q से O के बीच की दूरी कितनी है, R प्लस L, या इसको आप L प्लस R लिखिए, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, इसको मान लो हम E1 लिख लेते हैं, पहला आवेश है तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र, इसको हम E1 मान लेते हैं। E1 क्या हो जाएगा, फार्मूला हम रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई, इसको माइनस हम यहाँ पे चिन्ह के साथ नहीं लिखते हैं, केवल हम वैल्यू लिखते हैं। ठीक, और दूरी क्या होगी, R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक, ये हमारा हो गया E1, इसको हम लिख लेते हैं समीकरण 1, ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब हम प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र देख लेंगे। ओ बिंदु पर ठीक, फिर हम देखेंगे कि अगर हम प्लस क्यू के कारण ओ बिंदु पर विद्युत क्षेत्र देख रहे हैं तो हम देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है। ठीक, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक R है और यहाँ से यहाँ तक हमें निकालना है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, R में से अगर हम इतना घटा दें तो हमें इतना मिल जाएगा, इतना क्या है L है, तो R में से L घटा देंगे यानी इतनी दूरी हमें मिल जाएगी। ठीक, तो दूरी कितनी हो जाएगी, प्लस क्यू आवेश से ओ बिंदु के बीच की दूरी हो जाएगी R माइनस L। ठीक, अब हम E2 देख लेते हैं, E2 कितना होगा, E2 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ भी वैल्यू सेम, यहाँ भी वैल्यू क्यू ही होगी, और दूरी कितनी है, R माइनस L का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक चीज समझ में आई, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। यहाँ तक क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं, इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि हमें जगह चाहिए सॉल्व करने के लिए। अब देखो एक चीज है, माइनस Q1 के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा उसकी दिशा किधर होगी, इधर होगी, माइनस Q1 की इधर, लेकिन जो प्लस Q के कारण विद्युत क्षेत्र होगा उसकी दिशा इधर होगी, उससे प्लस Q से दूर। ये हमारा हो गया E1 की दिशा, ये हो गई E2 की दिशा। ठीक, अब एक चीज हम देखेंगे कि हमारा E1 बड़ा है कि E2, तो ये हम कैसे पता करेंगे। देखो यहाँ पे R प्लस L का होल स्क्वायर है, यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा बड़ी वैल्यू आएगी, जब हम इससे Q में भाग देंगे तो ओवरऑल वैल्यू कम हो जाएगी, मतलब पूरा का मान कम आएगा। और यहाँ पे R माइनस L है, तो R में से L घटाएंगे पहले वैल्यू कम होगी, और जब कम वैल्यू से भाग देंगे तो इसकी तुलना में इसकी वैल्यू थोड़ा ज़्यादा होगी, तो हम देखेंगे कि यहाँ से E2 जो है वो E1 से बड़ा है। ठीक, तो हमें अब निकालना है परिणामी विद्युत क्षेत्र।
परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की ठीक परिणामिक हम ई से डिनोट करेंगे। अभी मैंने बताया E2 क्या है, E2 ग्रेटर देन है E1 से, तो हम E2 में से E1 को घटा देंगे। ठीक, E2 माइनस E1, E2 की वैल्यू कितना है 1/4πε0। एक मिनट, इसको हम शॉर्ट में के भी लिख सकते हैं 1/4πε0 को। पहले भी हमने देखा था कि ये कांस्टेंट होता है, तो हमें कैलकुलेशन करने में थोड़ी आसानी होगी। ठीक, के क्यू बाई ये Q2 है, R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस के यहाँ भी Q बाई R प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक, अब हम के कॉमन ले लेंगे। के के लिए कंफ्यूज नहीं होना, क्यों, के वही है हमारे 1/4πε0, वो बार बार लिखना ना पड़े इसलिए हम के लिख लें, बाद में हम फिर से लिख लेंगे। ठीक, तो के भी कॉमन है, प्लस में क्यू भी कॉमन है, तो हम दोनों कॉमन ले सकते हैं, के क्यू। अब अंदर क्या बचेगा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। की तीव्रता, अभी हमने देखा अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मैंने आपको बताया कि 5 नंबर का आने के चांस रहता है, सेम चांस इसका भी होता है, या तो निरक्षीय स्थिति में पूछेगा या तो अक्षीय स्थिति में, दोनों में से किसी एक को पूछ सकता है। ठीक, तो अब हम इसको देखते हैं। फिर हम पहले क्या करेंगे, पहले हम द्विध्रुव बनाएंगे। मान लो ये हो गया हमारा द्विध्रुव, यहाँ पे हो गया माइनस क्यू, यहाँ पे हो गया प्लस क्यू। ठीक, फिर यहाँ पे हम मिड पॉइंट लेंगे, मध्य बिंदु, और अब की बार निरक्षीय स्थिति में निकालना है, यानी इसके एक्सियल में नहीं, अक्ष पे नहीं, या तो ऊपर या तो नीचे। ठीक, तो मान लो ये पॉइंट हो गया ओ पॉइंट, हमें इस ओ पॉइंट पे निकालना है। ठीक, और ये जो इसके बीच की दूरी है, ये दूरी है r, और हमारा द्विध्रुव हमेशा 2l दूरी का होता है। इसके बीच की दूरी कितनी होती है 2l, द्विध्रुव की यही खासियत ही है, क्योंकि इसके बीच की दूरी 2l होती है। तो ये जब ये मध्य बिंदु हो गया तो एक यल यहाँ हो जाएगा और एक यल यहाँ पे। ठीक, तो ये हमारा वो पॉइंट हो गया, इसको भी हम कोई पॉइंट दे सकते हैं। तो अब हम देखेंगे माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र। के कारण विद्युत क्षेत्र, ठीक, देखो हमें ये यल दिया है, ये आर दिया है, हमने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा है, उससे हम कर्ण निकाल सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है भैया, ये तो हम क्लास 5-6 से ही पढ़ रहे हैं। क्या होता है, कर्ण पे बन किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग, कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो हमें ये कर्ण का वर्ग निकालना है। ठीक, कर्ण हमें निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, मान लीजिए पॉइंट हो गया ए, मान लो हो गया बी। अगर हमको ओ ए निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ हम देख लेते हैं छोटा सा, ओ ए निकालना है तो ऐसे, ये एल है, एल का स्क्वायर यानी ये आधार है, ये क्या है लंब है, आर का स्क्वायर, तो यही हमारा कर्ण हो गया। इसको
हम शॉर्टकट में कर रहे हैं क्योंकि अब इतना तो आप समझ ही सकते हैं, सिंपल सी बात है। इसको कर्ण को निकालना है तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर उसका वर्गमूल ले लेंगे, हमारा कर्ण निकल जाएगा। ठीक, तो जब हम देखते हैं माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र, तो माइनस क्यू से ओ की दूरी कितनी है, माइनस क्यू से ओ तक की दूरी वो कितनी है, अभी हमने निकाली ना, अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। ठीक, तो E1 हमारा कितना हो जाएगा, E1 हो जाएगा 1/4πε0 Q अपान, हमने पहले ही बताया कि माइनस के साथ नहीं लेंगे क्योंकि हमें केवल वैल्यू लेनी होती है, केवल उसका मान लेना होता है, न कि उसका चिन्ह लेना होता है। ठीक, दूरी का क्या हो गया, अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, ये हमारा विद्युत क्षेत्र का फार्मूला होता है, उस पर हमने रख दिए। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम देखेंगे प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र, प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक, देखो ये सेम दूरी है, अगर ये अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है तो ये भी सेम वही होगी, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक, क्योंकि यहाँ भी एल है यहाँ भी आर, उसको भी हम ज्ञात करेंगे तो इतना ही आएगा। ठीक, कॉमन सेंस की बात है, ज़्यादा दिमाग यहाँ पे लगाना नहीं है। तो अब हम देखेंगे E2 हमारा क्या हो जाएगा, E2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/4πε0 Q अपान वही सेम चीज अंडर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इसको हम थोड़ा सा आगे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा स्क्वायर से। तो अब हम यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं। ठीक, तो अब हम आगे चलते हैं। देखो E1 की वैल्यू भी सेम है, E2 की वैल्यू भी सेम है। ठीक, देखो कोई डिफरेंस नहीं है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, E1 इक्वल टू E2, दोनों सेम है। सेम कितना है, 1/4πε0 Q बाई एल स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। अंडर रूट कहाँ गया भैया, जब इसका हम होल स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा। ठीक, ये हो गया। मान लो हम E1 इक्वल टू E2 है, इसको हम कोई एक वैल्यू मान लेते हैं। ठीक, E1 इक्वल टू E2 को हम मान लो x मान लेते हैं। ठीक, अब एक चीज हम देखेंगे, ब्लैक मार्कर का। देखो माइनस क्यू के कारण जो यहाँ इस पॉइंट में विद्युत क्षेत्र होगा उसकी दिशा इधर होगी माइनस क्यू के तरफ, और प्लस क्यू के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा इसकी दिशा इधर होगी, क्योंकि प्लस चार्ज से हमेशा उसके विपरीत दिशा होती है और माइनस चार्ज से हमेशा उसकी तरफ दिशा होती है। ठीक, विद्युत क्षेत्र की दिशा। अब मान लो इसको हम मान लेते हैं 2 थीटा, इस एंगल को हम मान लेते हैं 2 थीटा। तो जब, और ये इसके पैरेलल हम एक लाइन खींच देते हैं। अगर इसके पैरेलल एक लाइन खींचेंगे हम, थोड़ा सा इसको हम बाहर लिख देते हैं। मान लो इसको हमने मान लिया 2 थीटा, इस एंगल को, और जब यहाँ पे इसके पैरेलल एक लाइन खींच देंगे, ये आधा आधा कट गया तो ये कितना हो जाएगा, थीटा। और जब ये थीटा हो जाएगा तो ये भी थीटा हो जाएगा। ये
ये थीटा हो जाएगा तो ये भी थीटा। ये ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इसमें दो चीज़ें, एक तो एकांतर कोण है, ये भी आपने 6-7 में पढ़ा होगा। आज की डेरिवेशन में आपने एक चीज़ नोटिस किया, 6-7 की चीज़ें ज़्यादा आ रही है, यानी बेसिक इतना तो आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो जान लीजिए। ठीक, एकांतर कोण है इसलिए, यानी यहाँ पे ये समांतर रेखा है इसके और एक इसको तिर्यक रेखा काट रही है, इसलिए ये एंगल इक्वल टू है। अगर आपने 6-7 में नहीं ध्यान दिया था तो इसको केवल ऐसे सुन लीजिए, समझ लीजिए। ठीक, तो अब हम आगे चलते हैं। देखो, विद्युत क्षेत्र की एक दिशा इधर है, -q के कारण इधर है और +q के कारण इधर, तो इसका हम परिणामी देखेंगे। परिणामी विद्युत क्षेत्र, परिणामी विद्युत क्षेत्र। ठीक, देखो क्लास 11 हमने परिणामी निकालने का एक सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम पढ़ा था। उसमें क्या आया था ना, वो फार्मूला क्या होता था, ऐसे R = परिणामी जब निकालना है, इसका परिणामी इधर होगा, इधर ये निकालना हो, इसका फार्मूला क्या था, a² + b² + 2ab cos थीटा। अब जिन लोगों ने 11th में पढ़ी होगी इसको, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, उसको पता होगा। आपने नहीं पढ़ा ऐसा आप बस इसको देख लीजिए, हाँ परिणामी ये होता है, इसको याद कर लीजिए। याद क्या, सिंपल सा है ये फार्मूला, a² + b² + 2ab cos थीटा। तो अब यहाँ पे हम परिणामी निकालेंगे। अब हम E निकालेंगे। हमने E1 E2 को x माना है, ठीक, तो क्या हो जाएगा, x² प्लस में x² दोनों वही है। एक मिनट, इसको मैं ऐसे लिख देते हैं, नहीं तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। तो इसका परिणामी हम कैसे निकालेंगे, ये E1 है इधर की तरफ और ये E2 है इधर की तरफ, उसकी डायरेक्शन इधर है। इसका परिणामी हम ऐसे निकालेंगे, E1 का स्क्वायर प्लस में E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 2 थीटा। वहाँ पे cos थीटा था, यहाँ पे cos 2 थीटा क्यों आ गया भैया, क्योंकि यहाँ पे हमने इस एंगल को 2 थीटा माना है। ठीक, यहाँ पे लिखा है ना 2 थीटा, वही चीज। तो अब हम देखेंगे E1 की वैल्यू क्या है, E1 की वैल्यू को x माने, E2 की वैल्यू को भी x माने, तो x² प्लस x² प्लस x इंटू एक्स का क्या हो जाएगा, ये भी x² हो जाएगा cos 2 थीटा। ठीक, अब क्या हो गया, ये हो गया x² प्लस x² क्या हो जाएगा 2x² प्लस यहाँ ऑलरेडी है 2x² cos 2 थीटा। ये चीजें अंडरवुड के अंदर है। अब यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है, इसमें भी 2x² है, इसमें भी 2x², इसको हम कॉमन लेते हैं। ठीक, टू x² हम कॉमन लेते हैं, क्या हो जाएगा 2x² जो हम कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा cos 2 थीटा। सिंपल चीजें हैं, बस एक एक स्टेप समझते रहिए। अगर आपने कोई सा भी स्टेप मिस किया तो समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। ठीक, तो अब हम आगे चलते हैं। 2x², यहाँ पे 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, इसको भी हम यहाँ देख लेते हैं। इसके वैसे 3 फार्मूले होते हैं, लेकिन इसका जिसका हम इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे वो क्या होता है 2 cos² थीटा -1। ठीक, इस वाले फार्मूले का हम यहाँ इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम रख देते हैं 2 cos² थीटा -1। ये 1 से ये 1 कट गया। ठीक,
क्योंकि ये प्लस है ये माइनस, कट गया या घट गया दोनों चीज़ें। अब अंडर रूट में क्या बचा, यहाँ पे 2x² है, यहाँ पे 2cos² थीटा है, तो इसका आपस में गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा देख लेता है, 1 मिनट, यहाँ पे दिखाई देगा नहीं, अभी तो आ रहा है कैमरे में। ये हो गया कितना 4x² cos² थीटा। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। अब हम इसको और आगे यहाँ तक ले लेते हैं। तो अब हम इसको अंडर रूट से जब बाहर लाएंगे 4 का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और x² का x हो जाएगा, cos² थीटा का cos थीटा हो जाएगा। ठीक, अंडर रूट से बाहर इतनी चीजें आई है। ये किसकी वैल्यू है, परिणामी विद्युत क्षेत्र E की वैल्यू है। ठीक, अब देखो 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू देखो E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू एक्स हम माने थे, और E1 E2 की वैल्यू क्या है 1/4πε0 Q/L² प्लस R²। इसको हम यहाँ पुट कर देते हैं, यानी x की वैल्यू ये हो गई। इसको हम यहाँ पुट कर दें, कितना हो जाएगा 1/4πε0 Q/L² प्लस R² इंटू कॉस थीटा है। अब कॉस थीटा की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे। ठीक, कॉस थीटा बराबर क्या होता है भैया, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। ठीक, तो यहाँ पे आधार कितना है, 1 मिनट, देखो कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार यहाँ पे क्या है L, ये कॉस थीटा है, ये थीटा है ना, यहाँ पे आधार क्या है L, और कर्ण क्या है, कर्ण की वैल्यू यही थी, जो ये है ये, मतलब ये वाली चीज, दोनों चीजें सेम ही है। कर्ण की वैल्यू थी अंडर रूट में L² प्लस में R²। तो हम यहाँ पे रख देंगे 2 इंटू 1/4πε0 Q/L² प्लस में R² इंटू कॉस थीटा की वैल्यू क्या हम निकाले हैं, ये कॉस थीटा की वैल्यू, इसको हम थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं पता चले। कॉस थीटा की वैल्यू हम ये निकाले L/अंडर रूट में L² प्लस R²। ठीक, इसको हम और ज़्यादा सॉल्व करते हैं, 2 इंटू 1/4πε0 Q/, देखो यहाँ पे L² प्लस R² कोष्टक में इसकी पावर 1 है, जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 होता ही है, इसकी पावर 1 है। और ये जो अंडर रूट है, अगर अंडर रूट को हम हटाएंगे, मान लो हम एक जगह थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं, नहीं जाने दो, अंडर रूट का मतलब क्या होता है पावर 1/2। ये हो गया हमारा L² प्लस R² का, यहाँ पे 1 है और इसका 1/2 आ जाएगा। 1/2 क्यों भैया, क्योंकि मान लो अंडर रूट इसको हम पहले लिखते थे फिर मिटा देंगे R², इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं L² प्लस R² की पावर 1/2, अंडर रूट को पावर 1/2 लिख सकते हैं। ठीक, इसलिए हमने ऐसा लिख दिया वहाँ पे। ये हो गया हमारा 2 इंटू 1/4πε0 Q/, हो गया
एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 2 यानी 3/2 आ गया। अभी तक यहाँ तक आ गया है। ठीक, क्या ये स्क्रीन में आ रहा है? एक बार हम देख लेते हैं। आ तो जाएगा। और जैसे अभी जब हम अच्छी स्थिति वाला पढ़ रहे थे उसमें हम देखे थे कि एल जो था वो आर की तुलना में बहुत कम था, और वही सेम चीज यहाँ है। यहाँ पे मैंने डायग्राम छोटा बना दिया, लेकिन एल जो है वो आर की तुलना में बहुत कम है, इसलिए हम यहाँ से भी एल को निगलेक्ट करेंगे, यानी नगण्य मान लेंगे। तो यहाँ एल प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू को हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? आर स्क्वायर। जब आप एग्जाम में लिखेंगे आप दिखा देना, जैसे मैंने अभी अच्छी स्थिति वाले में दिखाया था। यहाँ पे जगह कम है इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q, और यहाँ से एल ऊपर था उसको हमने छोड़ दिया था, यहाँ पे नहीं लिखी। यहाँ हो गया 2ql अपान में 2ql। 1 मिनट हम और जगह मिटा ही लेते हैं, यहाँ पे दिक्कत होगी, आपको समझने में भी दिक्कत होगी। ठीक, तो यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। हम इस चीज़ को मिटा देते हैं। ये मैंने रेफरेंस बताया था आपको कि वहाँ पे कैसे चेंजेस आ रहे थे। तो हाँ, अब इसको हम लिख ही देते हैं। एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को हम लगभग में लिख देंगे सीधा आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि एल जो है वो बहुत छोटा है आर से। ठीक, तो हमारा ई का फार्मूला क्या आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और देखो ये है 2, ये QL। 2QL क्या होता है? P मतलब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। जैसे हमने अच्छी स्थिति वाले में पढ़ा था, इसको हम सीधा P लिख देंगे। ये स्मॉल p है। ठीक, P अपान में ये आर स्क्वायर है, और यहाँ पे 3/2 है, तो ये 2 कट जाएगा। ई की वैल्यू एक्चुअली में क्या आ जाएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान आर क्यूब। ये आ गया हमारा फार्मूला इतना बड़ा डेरिवेशन करने के बाद। ये सिंपल है, बस देखने में बड़ा लग रहा है। आप स्टेप वाइज करते चले जाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। और ये P कैसे आया? P 2QL, यहाँ पे था ना 2QL, तो उसकी जगह हमने P लिख दिया है। अभी एक बार इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। मैं इसको एक बार फिर से समझा देता हूँ कि हमने क्या क्या किया स्टेप वाइज। पहले हमने द्विध्रुव लिया, 2L दूरी थी, और इससे R दूरी पे पॉइंट O लिया। ठीक, जहाँ पे हमें विद्युत क्षेत्र निकालना था। तो -Q के कारण जो विद्युत क्षेत्र आया वो कितना आया? इतना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान अंडर में L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर कर दिया हमने। ठीक, इसकी दिशा क्या थी? -Q की ओर थी, और +Q के कारण भी सेम वैल्यू आई थी, लेकिन उसकी दिशा इधर थी। ठीक, तो इसका परिणामी निकालने के लिए हमने ये फार्मूला लगाया, और E1 इक्वल टू E2 को हमने x माना। फिर इसको हमने सॉल्व किया। cos 2 थीटा की जगह हमने रखा 2 cos स्क्वायर थीटा -1, इसको हमने काटा। फिर हमारा कुछ 2x cos थीटा आया। फिर हमने x की वैल्यू पुट करी, ये x की वैल्यू। उसके बाद हमने cos थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाली, L अपान अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। फिर हमने इसको पुट किया। फिर आगे हम सिंप्लीफाई करते चले गए। बाद में हमने L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर को लगभग R स्क्वायर के बराबर मान लिया। ठीक, यहाँ तक समझ में आया होगा। उसके बाद Q इंटू यानी 2QL को हमने P रख दिया, बाकी R स्क्वायर
इंटू 3/2 कट गया, 2 से 2 कट गया, बचा यही फार्मूला, यही हमारा है फार्मूला। ठीक, ये थोड़ा सा बड़ा है इसीलिए जब एग्जाम में आएगा तो 5 नंबर का आएगा, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए।